नमस्कार। हमारे YouTube चैनल नालंदा गाइडेंस, जिसमें चक्र का निशान बना है, उसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी मॉडल पेपर 2023 के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का पेपर 2023 में आने वाला है, उससे संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। दिया है हिंदी मॉडल पेपर 2023, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, 3 घंटे 15 मिनट है, जो 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और इसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरा खंड ब क्या होगा, विवरणात्मक प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, शुक्ल युग की काला अवधि है। शुक्ल युग की काला अवधि है। ए विकल्प है 1850 से 1900 ईस्वी तक, बी विकल्प है 1900 से 1920 ईस्वी तक, सी विकल्प है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, डी विकल्प है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की काला अवधि है विकल्प सी 1919 से 1938 तक है। ये शुक्ल युग की काला अवधि का समय पीरियड है। अगला क्वेश्चन है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी अध्यापक पूर्ण सिंह। इसमें सही विकल्प ए है रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है रस मीमांसा के लेखक हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी भगवत शरण उपाध्याय, डी जयप्रकाश भारती। इस प्रश्न का उत्तर है रस मीमांसा के लेखक विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ए डॉक्टर नागेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू गुलाब राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ए ठूठा आम, बी ठेले पर हिमालय, सी नदी के द्वीप, डी दृष्टिकोण। इसमें जो है कि विकल्प ए ठूठा आम ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है कि उनकी निबंध रचना है, जो भगवत शरण उपाध्याय की है। तो इस प्रश्न में जो है कि जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग खूब पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है। आधुनिक काल की विशेषताएं पूछ रहा है। ए जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बी बौद्धिकता की प्रधानता, सी मुक्तक काव्य की प्रमुखता। इस प्रश्न का जो है कि सही विकल्प है ए और बी, जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो इसमें देखिए विकल्प दिया है ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी नागार्जुन, डी हरिऔध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साकेत रचना है विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं।
रीतिकाल क्या पूछ रहा है? ए पद्माकर, बी बिहारी, सी सूरदास, डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्माकर और बिहारी, तो इसका विकल्प डी सही है। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है? प्रगतिवादी की पहला ए विकल्प है सौंदर्य भावना, बी है करुणा तथा नैराश्य की भावना, सी है मानवतावादी प्रवृत्ति, डी है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो दो प्रवृत्तियां में विकल्प सी और डी सही है। विकल्प कौन कौन से सही है? विकल्प सी और डी सही है। दो विकल्प सही है। दो प्रवृत्तियां पूछ रहा है तो इन चारों में दो प्रवृत्तियां है। सी विकल्प में मानवतावादी प्रवृत्ति और डी में है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। अगला क्वेश्चन है ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता है ए पद्माकर, बी मतीराम, सी भूषण, डी बिहारी। तो ललित ललाम के रचयिता विकल्प बी मतीराम है। अगला क्वेश्चन है 11, ये जो है कि हंसी हंसी भाजे देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाह में। यानी क्या शब्द आया है? हंसी हंसी में निम्नलिखित रस है। रस पूछ रहा है तो हंसी हंसी है, तो हंसी है तो क्या आएगा? हास्य रस आएगा। तो इसमें विकल्प दिया गया है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। तो हंसी हंसी भाजे देख दुल्ह दिगंबर को, तो इसमें हंसी हंसी शब्द आया है जो इसके रस को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हास्य रस, विकल्प सी हास्य रस। अगला क्वेश्चन है हरिमुख मनहु पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु पंक्ति में अलंकार है। अलंकार पूछा है तो जिस अलंकार में मनहु जनहु और शब्द आता है वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उपमा और डी अनुप्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनहु शब्द से हमने पकड़ा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंध सखी देख, तारक बूंद बूंद दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में, यानी पहला पंक्त कहाँ से है? लिख लिख कर लोहित लेख, और तीसरा पंक्ति है व्योम सिंध सखी देख। इसमें कितनी कितनी मात्राएं हैं ये पूछा है कि इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो इस प्रश्न में विकल्प दिया है ए 11-11, बी 13-13, सी 24-24, डी 16-16। इस प्रश्न का सही उत्तर ए सही है, विकल्प ए 11-11। अगला प्रश्न है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्दों के पहले जो शब्द जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो सुदर्शन में क्या विकल्प दिया है? विकल्प ए नीर, विकल्प बी सु, विकल्प सी सहृदय, विकल्प डी आ। तो सुदर्शन उपसर्ग में यानी जो पहले शब्द इससे जुड़ करके बना हो, जो बना है सुदर्शन। सुदर्शन में सु जो है कि शब्द है, तो इसलिए इसका विकल्प बी सही है, सु। अगला प्रश्न है घबराहट शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ आता है? शब्दों के अंत में आता है। शब्द में अंत में आता है, अंत में क्या आया है? हट। तो शब्द घबराहट में हट शब्द में प्रत्यय जो है कि पूछ रहा है। ए विकल्प में हट दिया है, बी में गम दिया है, सी में गरम दिया है, डी में वट दिया है। तो इस प्रश्न में प्रत्यय क्या हो जाएगा? हट हो जाएगा, विकल्प ए हट। अगला प्रश्न है भवानी शंकर। भवानी शंकर में समास है। भवानी शंकर में समास
कौन से हैं? ए तत्पुरुष समास, बी द्विग समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। इसके पहले हमने बताया था कि समास में दो ही समास पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है, एक द्विग समास और दूसरा द्वंद्व समास। तो इन दोनों में से ही जो है कि समास अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए द्विग समास में क्या होता है, अंकों का आता है, जैसे पंचरत्न, त्रिरत्न, जो है कि नवरत्न, इस टाइप के सब संख्यावाचक शब्द आते हैं। तो ये द्विग समास नहीं है। और बच रहा है अगला समास, कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बच रहा है। तो इसका विकल्प क्या है? भवानी शंकर में भवानी और शंकर, तो इसमें जो है कि द्वंद्व समास है, विकल्प डी द्वंद्व समास। अगला शब्द है, प्रश्न है, कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं। ये कमल, राजीव, जलज ये एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द हैं कमल के। कमल, पंकज, राजीव, जलज आदि जो है कि ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची शब्द हैं कमल के। तो ये विकल्प दिया विलोम शब्द, बी उपसर्ग, सी पर्यायवाची शब्द, डी प्रत्यय। तो विलोम शब्द भी नहीं है, विलोम में एक ही शब्द आता, उसका उल्टा हो जाता। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग में पहले कोई शब्द जोड़ने की बात हो तो तीन शब्द दिया है कमा लगा करके। सी पर्यायवाची शब्द है, डी प्रत्यय नहीं है। तो इसका विकल्प सी सही है, पर्यायवाची शब्द। अगला है, प्रत्येकम का संधि विच्छेद है। प्रत्येकम का संधि विच्छेद है। ए विकल्प में दिया है प्रतिधन एक, बी है प्रतिधन एकम, सी प्रत्येक धन म, और डी विकल्प है प्रतिधन एकम। तो ये जो है कि संधि कौन सा विच्छेद होगा? विकल्प बी प्रतिधन एकम। प्रतिधन एकम इसका संधि विच्छेद सही होगा। अगला है, मधुसु। मधुसु रूप है मधु शब्द का। मधुसु रूप है मधु शब्द का। तो ये भी बताया गया था कि आपको मधु का रूप याद करना है, तो मधु शब्द का इसमें रूप पूछ लिया गया है। तो विकल्प ए है तृतीया विभक्ति बहुवचन, बी विकल्प है पंचमी विभक्ति बहुवचन, सी है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, डी है द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो मधुसु रूप किसका है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन, हसेयु। हसेयु और पठेसेयु जो है कि पठ और हस धातु के रूप को बताया गया था कि महत्वपूर्ण है, इसी में से अधिकांश पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हसेयु रूप है हस धातु का। कौन सा रूप है? ए दिया है विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन, विकल्प बी है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सी है लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, डी है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये जो है कि हसेयु शब्द है किसका? विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन, विकल्प ए सही है। इस तरह से इस बार अब 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे जो आपको OMR शीट पर इसको काला करना होगा। ये मॉडल पेपर के अनुसार ये मॉडल पेपर के 20 प्रश्नों को हमने बताया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप प्रैक्टिस करिए और इससे पढ़ करके लाभ उठाइए, अधिक से अधिक लाभ उठाइए। जो क्वेश्चन परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। अब आता है खंड ब। खंड ब में जो है कि आपको इन प्रश्नों को लिखित कापी में लिखित रूप से उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है, यानी ये प्रश्न नंबर 21 अगर देखा जाए तो 20 के बाद 21 प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये कितने नंबर का होगा? 3 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के 6 नंबर के प्रश्न ये होंगे। तो इसको जो है कि आइए देखते हैं क्या कहता है। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं। वर्णात्मक प्रश्न में है, कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों में से
किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कह रहा है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर, ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई है, जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहाँ उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। ये जो है कि गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो भारतीय संस्कृति के बारे में इस पाठ को लिखे हैं और ये जो है कि गद्यांश उसी पाठ से आया हुआ है। इसमें जो है कि 3 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा कह रहा है गद्यांश के रेखांकित लाइन की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था। तो ये जो है कि 3 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं और जो अंडरलाइन दिया गया है, तो अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, यानी शुरू से लेकर के वहाँ उन सब में यह एकता है तक जो है कि यह अंडरलाइन है। इसका जो है कि व्याख्या करना है और गद्यांश का पहला प्रश्न संदर्भ लिखना है, दूसरा रेखांकित लाइन की व्याख्या और तीसरा क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था इसके बारे में लिखना है। इसका दूसरा विकल्प है बी है। बी कह रहा है, आप इसे देख लीजिए कि बी में कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ये जो है गद्यांश कहाँ से लिया गया है? यह गद्यांश ममता पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जो पहले ही बताया गया था कि ममता पाठ काफ़ी जो है कि इम्पॉर्टेंट है और इसके जो है कि लेखक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं और ये जो है कि हे भगवान से कह रही है, यानी लड़की अपने पिता से कह रही है, ये बात पूछ रही है। तो इसमें भी 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर क्या लिखना है? पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये जयशंकर प्रसाद का जो है कि लिखा हुआ है और ममता पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है गद्यांश के रेखांकित भागों का, जैसे ये रेखांकित भाग है, इसका जो है कि उत्तर आप लोगों को जो है कि व्याख्या करना है। तो ये जो है कि क्या करना है? तो इसका जो है कि उत्तर आपको जो है कि व्याख्यात्मक रूप से अंडरलाइन का करना है आप लोगों को। यही जो है कि अंडरलाइन है। बाकी तीसरा प्रश्न कह रहा है गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो ये प्रश्न आपका जो है कि गद्यांश रहा। ये गद्यांश में से कोई आपको एक करना है। अगला प्रश्न कह रहा है 22 निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कह रहा है उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज
बिसरत नाही। अब वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखित सुख पावत। माखन रोटी दहयो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। ये जो है कि सूरदास द्वारा लिखा गया ये जो है कि पद्य है और उसी का जो है कि क्या करना है, जो इसमें से दिए गए नीचे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। इस जो है कि सूरदास द्वारा लिखित पद्यांश का जो है क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है और उसका काव्य सौंदर्य बताना है कि काव्य सौंदर्य में कवि क्या कहना चाहता है। जो है कि भगवान कृष्ण के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न कहा श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए। श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए इसके बारे में पूछ रहा है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो लाइन दिया गया है ये जो है कि इसका अर्थ बताना है। जो ऊपर की कविता की दूसरी लाइन है इसका जो है कि क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है कि इसमें क्या कहा गया है कवि के द्वारा। और वृंदावन गोकुल उपवन में कवि द्वारा जो है कि कृष्ण के बारे में बताया गया है, उसके बारे में क्या क्या जो है कि कवि ने कल्पना किया है, उसका क्या भाव है, इसको बताना है। अगला प्रश्न है इसी का जो है कि बी सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा। तो इस कविता का भी क्या करना है जो है कि या तो पहला वाला कविता करिए सूरदास का या राणा सांगा वाला करिए। ये जो है कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये जो है कि प्रश्न है। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न इसका कह रहा है कि क्षण मार दिया कोड़े से पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें भी जो है कि पंक्ति का दिया है क्षण मार दिया कोड़े से, जो नीचे से जो है कि दूसरी लाइन और ऊपर से चौथी लाइन का जो है कि ये पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। इसी में कह रहा तीसरा प्रश्न राणा रण कौशल में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है और क्यों, इसका जो है कि उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये 3 और +2 का है। यह जो है कि 5 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें ए विकल्प दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी भगवत शरण उपाध्याय, सी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो है कि पहले ही जो है कि हमने मुख्य टॉपिक में बता दिया था कि आपको जो है कि या तो लेखक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे या जयशंकर प्रसाद आएंगे। 2 पढ़ लेंगे तो आपको जो है कि 2 में से कोई ना कोई एक का जीवन परिचय मिल जाएगा। तो इस जो है कि आइडियल पेपर में मॉडल पेपर में दोनों आए हुए हैं, इसलिए आपके पास दोनों में से जो अच्छा तैयार हो उसके बारे में आप अच्छी तरह से उनके बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में जो है कि आप लिख दीजिए। आपको जो है कि नंबर अच्छा मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। ए सूरदास, बी सुभद्रा कुमारी चौहान,
डी सी सुमित्रानंदन पंत। ये 3 आए हैं, 3 में से किसी एक का लिखना है। यहाँ पर भी आप लोग को 3 जो है कि कवि का नाम बताया गया था। कौन कौन? सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। तो इसमें से सूरदास आपको मिल गए हैं, तो सूरदास को तैयार है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। जो बताया गया है मुख्य टॉपिक में वो जो है कि पिछले वीडियो में है, उसे आप लोग देख लीजिए। कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से संस्कृत गद्य और लेखक और के बारे में सब कुछ बताया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर आप सूरदास के बारे में लिख सकते हैं जो आप तैयार किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का, तो एक कह रहा है, आरक्षकः श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर अयम राजद्रोही गत दिने नैव असहयोगानां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारः कृतः येन दुर्जन सिंह आहतः। यानी इसका जो है कि क्या करना है, संस्कृत का गद्यांश है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। किसमें? हिंदी में। जो ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। 2 + 3 यानी 5 नंबर का ये प्रश्न है। इसके साथ एक और है, उसको भी देख। दूसरा है इसका, बी अलछेन्द्रः अथ में भारत विजयः दुष्करः पुरुराज न केवलम दुष्करः असंभवोपि विश्वविजयिन अलछेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे पुरुराज जनामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मराम। ये जो है कि ये भी जो है कि पाठ को जो बताया गया था संस्कृत के, उन्हीं पाठ से आया हुआ है। तो आप लोग उन पाठों को पिछले वीडियो में देख करके तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको जो है कि ये गद्य मिल जाएगा। अगला प्रश्न है इसी का बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 2 + 3 यानी 5 नंबर का है और 2 श्लोक है। पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागं भवेत्। इसका क्या करना है? हिंदी में अर्थ लिखना है भावार्थ सहित। दूसरा है, मरणं मतालम यत्र विभूतस्य विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मा मोयते। ये 2 जो है कि श्लोक दिया गया है, दोनों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। इसी में सी पार्ट कह रहा है, सी कह रहा है इसी का क्वेश्चन का, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि आप संस्कृत के 3 श्लोक याद कर लेंगे तो आप कोई न कोई एक श्लोक आपको मिल जाएगा लिखने के लिए, क्योंकि 2 प्रश्न तो आपके पेपर में ही पूछ लिए गए हैं। तो वो प्रश्न में पूछा गया श्लोक को जो है कि नहीं लिखना है, जो न आया है उसको लिखना है। इसीलिए 3 श्लोक याद करके रखेंगे तो आप लोगों को जो है कि ये प्रश्न छूटेगा नहीं और यहाँ से भी आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। इसमें जो है कि अगला पार्ट है डी पार्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर भी जो है कि आपको जो है कि 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है और इसमें जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 में से आप लोग को 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है, गीतायाः कः संदेश, यह प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है, चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत्, किम
अकथ्यत। दूसरा हो गया, तीसरा कुत्र लोहमयम विज्ञातम। चौथा है बातात शीघ्रतरम किम अस्ति। और पांचवा है आतुरस्य मित्रम कह भवति। यानी ये जो है कि 5 में से कोई 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप लोगों को संस्कृत में मुख्य टॉपिक बताया गया था वहीं से जो है कि तैयार कर लेंगे तो ये प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जो निबंध लिखना है वो 5 टॉपिक दिया गया है। इन 5 टॉपिक में आप लोग को मुख्य टॉपिक में बताया गया है और उसी टाइप का यहाँ पर आपको निबंध में पूछा गया है कि किस किस टॉपिक पर लिखना है। पहला कह रहा है छात्रों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता। छात्रों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता पर निबंध लिखना है। ये एक लिखना है, 9 नंबर का है और 5 टाइप के निबंध आएंगे जिसमें से केवल एक ही लिखना है। दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप है, इस पर भी लिखा जा सकता है। तीसरा है वन महोत्सव। ये सारे टॉपिक आप लोगों को उसमें बताया गया है। चौथा है योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता। और 5वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन 5 में से आपको किसी एक पर जो आपको सबसे बढ़िया लिख सकते हैं और सबसे बढ़िया से तैयारी है उस पर आप अच्छा निबंध लिखिए। जो आपको पहले से टॉपिक पता है उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए और उसी में से आप बहुत बढ़िया लिख करके बहुत बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रश्न है खंड काव्य, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काव्य के आधार पर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आपके जिले में जो खंड काव्य चलता है, मैं यहाँ पर कोई भी खंड काव्य का नाम नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सब में जो है कि 2-2 प्रश्न होंगे और ये जो है कि काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए जो है कि इसको हमने छोड़ दिया कि आप अपने स्तर से किसी भी खंड काव्य को तैयार कीजिए जो आपके यहाँ चलता हो, लागू हो, उसको आप तैयार कीजिए और वहीं से उस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर कई खंड काव्य है और हर में 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से एक करना है जो आपके ज़िले में चलता हो। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर खंड काव्य का हमने नाम नहीं दिया कि कौन कौन से खंड काव्य की चलते हैं। तो वो अपने अनुसार, अपने ज़िले के अनुसार इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके साथ जो है कि ये आइडियल पेपर है। इसी तरह के पेपर आएगा 2023 में। आप इसे तैयार करके अधिक से अधिक अंक को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को जो है कि हिंदी में बेस्ट परफॉर्मेंस करने का जो है कि आपको आइडिया दिया गया है और इसे तैयारी करके इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और लास्ट में हम आपसे कहते हैं, आपसे जो है कि मेरे चैनल नालंदा गाइडेंस जिसमें चक्र बना है, चक्र का निशान है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को मेरे चैनल से समय समय पर वीडियो YouTube पर डाला जाएगा, उसे आपको जो है कि मिलता रहे और आप इसे जो है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।